Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will start a new chapter of your class 10 social science book, which is Indian Democracy. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन डेमोक्रेसी है। और इस चैप्टर से जाने के पहले एक चीज को हमें समझना होगा कि एक्चुअली डेमोक्रेसी है क्या। ठीक है, ये जो टर्म आप देख रहे हो डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद ही हम देखेंगे इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे काम करते हैं, किसके अंडर काम करते हैं। ठीक है, और इसका जो मेन पावर डेमोक्रेसी का वो किसके पास रहता है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश सब्जुगेशन फॉर नियरली 2 centuries. दैट मीन्स 1757 to 1947। ये तो आपको सबको पता है कि 1757 से लेकर 1947 तक इंडिया ब्रिटिश का अंडर रहा था। ठीक है, बट विद द अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम from the British on 15 August 1947, India stood as the biggest democratic country in the world. लेकिन जब से हमें आज़ादी मिली है, that means on 15 अगस्त 1947, तब से इंडिया पूरे वर्ल्ड का एक बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री, एक्चुअली डेमोक्रेसी है क्या वो पहले समझते हैं, उसके बाद ही समझेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डेमोक्रेसी क्या है। देखो डेमोक्रेसी, ठीक है, ये 2 टर्म से बना है। एक तो है डेमोस और एक है क्राटोस। ठीक है, डेमोस का मतलब क्या है? डेमोस का मतलब है पीपल। ठीक है, एंड क्राटोस का मतलब क्या है? रूल। दैट मीन्स हम अगर इस दोनों को जोड़ दे तो क्या होगा? रूल बाय द पीपल। रूल बाय द पीपल। ठीक है, तो मतलब डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जहां पे अल्टीमेट पावर किसके पास रहता है? पीपल के पास रहता है। ठीक है, तो देखो पीपल तो हम भी है इस देश का, तो हमारे पास कैसे अल्टीमेट पावर आता है? सबसे पहले अगर कोई 18 प्लस हो जाता है तो उसे वोट देने का अधिकार है। ठीक है, वो वोट दे सकता है। एक्चुअली 2 टाइप का वोट होता है, एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो कि एमएलए वोट बोलते हैं हम उसे, और एक होता है एमपी वोट। ठीक है, और जैसे स्पेशल कुछ रीजन्स है जैसे बीटीसी, बॉर्डरलैंड, तो उसके लिए अलग से एक वोट होता है। तो टोटल 3 टाइप का वोट होता है। ठीक है, एमएलए वोट होता है, एमपी वोट होता है, जो लोकसभा का वोट होता है पिछले साल 2024 में हुआ था। ठीक है, और एमएलए वोट होता है एक। तो यहाँ से जो भी आपके एरिया से एमएलए चुने जाएंगे वो जाके दिसपुर में बैठेगा। ठीक है, और जो एमपी लोग होगा वो जाके दिल्ली में बैठेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक एमएलए या फिर एक एक एमपी को इलेक्ट करते हैं। वो लोग जाके दिल्ली या फिर दिसपुर में, ठीक है, वहां पे जाके बैठते हैं और हमारे लिए या फिर पीपल के लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स लाना है, जो भी अपलिफ्टमेंट करना है, तो वो लोग वहां पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट पावर किसके पास हुआ? अल्टीमेट पावर हमारे पास हुआ, क्योंकि हम क्या करते हैं? वोट देते हैं। हम वोट देके उनको इलेक्ट करते हैं और इलेक्ट करने के बाद वो हमारे लिए कुछ स्कीम्स लाते हैं, वेलफेयर कुछ प्रोग्राम लाते हैं, या फिर जो भी काम उनको करना पड़ता है वो हमारे लिए करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इसलिए इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि इसमें जो अल्टीमेट पावर है वो हमारे पास रहता है। ठीक है, इसलिए एक अमेरिका का राष्ट्र प्रेसिडेंट था, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था जिसका नाम अब्राहम लिंकन था। ये फॉर्मर अमेरिका का प्रेसिडेंट था। इन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, लोगों ने ही बनाया, फॉर द पीपल, लोगों के लिए ही है, एंड ऑफ द पीपल, लोगों के जो हित में जो भी काम करना होगा वो ये गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, पीपल की सरकार है, पीपल ने ही बनाया है इसको और पीपल के लिए ही काम करेगा ये। ठीक है, इन सिंपल टर्म। तो आपको पता चल चुका है डेमोक्रेसी क्या है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या बोला। देखो, A constitution is very essential
for the independent and democratic country because the constitution and the democracy both are complementary to each other. देखो इस लाइन का मतलब एक्चुअली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशंस, इसका मतलब क्या है देखो, तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं उसके बाद ही आगे जाएंगे, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। दैट मीन्स इंडिया को चलाने के लिए जो भी लॉ होंगे, सुप्रीम लॉ, बेसिक लॉ, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशंस एक वो पार्ट है इंडिया का जिससे ये इंडिया चलता है। इंडिया का जो भी लॉ है, इंडिया का जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कैसे काम करना है उसको, उसके बाद जो आपका पार्लियामेंट है, वो सारे जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्चुअली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें और भी कुछ है, जैसे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में लिखा गया है। इस पे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, किस टाइप का गवर्नमेंट होगा, इसका कौन सा पार्ट होगा। जैसे गवर्नमेंट का 3 पार्ट होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एनफोर्स करता है, लॉ को एनफोर्स करता है, ठीक है। जैसे आपका होगा प्राइम मिनिस्टर हो गया, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया आपका, या फिर जितने भी IAS IPS है वो हो गया एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग बोलते हैं इसे, लॉ मेकिंग। जैसे आपका पार्लियामेंट हो गया, आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो गया आपका, ठीक है। और एक होता है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब लॉ को इंटरप्रेट करता है, जैसे आपका हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। मतलब लॉ में अगर कुछ भी गलत हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, उसको स्ट्रक डाउन कर देते हैं या फिर नल एंड वॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है। इस 3 पार्ट का जो भी काम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया होगा, ठीक है। और भी एक काम है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी है, इनका पावर लिमिट करना, इनका पावर लिमिट करना, ताकि कोई एक भी ब्रांच गवर्नमेंट का उसके पास एब्सोल्यूट पावर ना हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का भी पावर लिमिटेड है, लेजिस्लेचर का भी पावर लिमिटेड है एंड जुडिशरी का भी पावर लिमिटेड है। और ये तीनों लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में और भी क्या चीज है, जैसे फंडामेंटल राइट है। आपको कुछ राइट्स दिए जाएंगे जो कि गवर्नमेंट एश्योर करेंगे कि ये राइट्स आपके पास वायलेशन ना हो। अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का भी एक प्रावधान है, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन वो सारे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप यही मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक किताब है जहाँ पे जितनी भी सुप्रीम लॉ या फिर बेसिक लॉ चाहिए इंडिया को चलाने के लिए, ठीक है, इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है उनको चलाने के लिए जो भी कानून चाहिए, लॉ चाहिए, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट का, इसका पावर लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि पावर लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉस है, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी एसेंशियल फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। अब देखो थोड़ा यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय पीपल, ठीक है। मैं आपको अब सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको एक स्कूटी या फिर मोटरसाइकिल दिया गया हो और बोला कि तुम ये मोटरसाइकिल से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो कल आपने क्या किया, आपने मोटरसाइकिल का चाबी लिया, लेने के बाद वो आप चलाने लगे, ट्रैफिक का कोई लॉ आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है। आप कहीं पे जा सकते हो बिना हेलमेट के, बिना कोई कानून के, ठीक है। और किसी के भी घर में आप घुसा रहे हो मोटरसाइकिल से, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। इसी तरह लोगों के पास पावर है, रूल करने का पावर है, लेकिन ये जो पावर है एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, ये पावर एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए।
मतलब आप जो चाहो वो कर सकते हो, वो भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपको गाड़ी दे दिया गया है और आप कहीं पे भी जा सकते हो बिना हेलमेट के, किसी के भी घर में घुसा रहे हो, तो वो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कुछ रूल फॉलो करना होगा। जैसे आपको हेलमेट पहनना होगा, एक रोड दिए गए होंगे और रोड पे ही आपको चलाना है, और आपके पास स्पीड का भी लिमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो पीपल के पास रूल करने का पावर है वो भी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, उसका कुछ लिमिटेशंस होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए कुछ। ठीक है, और ये लिमिट कौन प्रोवाइड करता है? ये लिमिट प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखे गए हैं और लॉ के हिसाब से आप इतना ही पावर एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे ज्यादा पावर आपके पास नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से ये जो डेमोक्रेसी है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके इन दोनों में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब उल्टा समझ लो आप कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन आपके पास डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन टेक्स्ट है, रिटन टेक्स्ट। जैसे आपके पास किताब होता है ना, रिटन टेक्स्ट है। अगर सिटीजन, डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल ही एब्सोल्यूट पावर होता है, पीपल के पास अल्टीमेट पावर होता है। अगर पीपल ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट ना करे तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंगलेस है। लोगों ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ही नहीं किया तो ये तो मीनिंगलेस है। तो इसकी वजह से डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों होना बहुत जरूरी है, और दोनों में रिलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी चल सके और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही चल सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। एज सच देयर कैनॉट बी ए ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट विदाउट हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई भी स्टेट, दैट मीन्स यहाँ पे नेशन को समझाया गया है, स्टेट दैट मीन्स नेशन, कोई भी एक नेशन डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। सिमिलरली द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस विदाउट हैविंग ए डेमोक्रेसी। सिमिलरली अगर डेमोक्रेसी नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी रोल मीनिंगलेस है। जैसे आपको मैंने समझाया कि डेमोक्रेसी दैट मीन्स लोग है, लेकिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो ही नहीं किया, तो क्या फायदा उस कॉन्स्टिट्यूशन का? लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिमिटेशन है वो भी लोगों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन जुलाई 1945 इन इंग्लैंड, द लेबर पार्टी केम टू पावर एंड द न्यू गवर्नमेंट टुक द डिसीजंस टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ये जो चीजें है मैंने आपको हिस्ट्री क्लास में भी समझाया कि 1945 को इंग्लैंड में इलेक्शन होता है और लेबर पार्टी जीतते हैं उस साल। ठीक है, वो लोग जीतने के बाद डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया को हम इंडिपेंडेंस कर देंगे। अकॉर्डिंगली द लेबर पार्टी गवर्नमेंट ऑफ द इंग्लैंड फेल्ट द अटमोस्ट नेसेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट दैट इज इंडिया। तो वो लोगों को पता था इंडिया डेमोक्रेटिक हो पाएगा जब उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते। तो इसकी वजह से लेबर पार्टी ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इंडिया को है। ठीक है, विद द इनिशिएटिव ऑफ द कैबिनेट मिशन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। इट्स फर्स्ट एवर सिटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था, आपको पता है 1946 को आया था, और कैबिनेट मिशन के इनिशिएटिव से ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मान सकते हो एक बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए काम करेगा। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट एवर सिटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो, द सीनियर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सिटिंग। और पहली जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उनका जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था ये सिर्फ पहले सिटिंग या फिर पहले मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, ऑल टुगेदर 11 सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन रिलेशन टू द प्रिपरेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और टोटल 11 सिटिंग हुआ, दैट मीन्स 11 मीटिंग हुआ
ठीक है, 11 मीटिंग हुआ ताकि हम इंडिया के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। ठीक है, उसके बाद देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली constituted a drafting committee on 29th अगस्त 1947। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है? ड्राफ्टिंग दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें ड्राफ्ट करना है। एक्चुअली ड्राफ्ट जब भी यूज होगा तो मान सकते हो कि आप फाइनल वर्जन नहीं था वो। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे लेकिन वो ड्राफ्ट ही करेंगे सिर्फ, वो फाइनल नहीं होगा। उसके बाद कुछ चेंजेस कर सकते हैं मीटिंग करके या फिर डिबेट करके, उसके बाद ही फाइनल वर्जन आएगा। तो ड्राफ्टिंग मीन्स प्री वर्जन। ठीक है, तो एक कमेटी बनाया गया जो जिसका काम ही था कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, फाइनल नहीं होगा, डिस्कस के बाद फाइनल होगा, लेकिन उससे पहले एक प्री वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है हमें। ठीक है, द ड्राफ्टिंग कमिटी व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ 7 स्पेशलिस्ट all belonging to divergent field was given the great responsibility of preparing the draft of the constitution। ठीक है, और इसमें टोटल 7 लोग थे और 7 स्पेशलिस्ट लोग थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना इतना सिंपल नहीं था। देखो, उस टाइम में 1947 से लेकर 1950 तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया वो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। तो इतना इजी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ हमारे इंडिया के लिए बनाए, और वो लोग ट्राई करते थे उस टाइम पे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सालों सालों तक चलता रहे। ठीक है, तो बहुत ही 7 स्पेशलिस्ट लोग थे जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी में काम करते थे। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था। ठीक है, उसके बाद देखो, आफ्टर ए 3-year long rigorous labor, the drafting committee prepared the draft copy of the new Indian constitutions and the same was handed over to its president Dr. Rajendra Prasad on 26 November 1949। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? एक ड्राफ्ट कॉपी बनाया, फाइनल नहीं था, फाइनल वर्जन नहीं था, ये प्री वर्जन था। ठीक है, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट कमेटी बनाया, ड्राफ्ट कमेटी बना के वो किसके पास हैंडेड ओवर किया? प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास हैंडेड ओवर कर दिया, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट था। On 26 November 1949, with the signature on the draft copy of the new constitutions by Dr. Rajendra Prasad, the people of India got a new constitution for themselves। ठीक है, तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस पर साइन किया, और सिग्नेचर के बाद लोगों को, इंडिया के लोगों के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखो, बट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ओनली ऑन 26 जनवरी 1950। देखो, 26 नवंबर को ही सिग्नेचर मिल गया था 1949 को, लेकिन जो फाइनल वर्जन आया वो आया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो, उसके बाद देखो, मैंने पहले बोला था ये फाइनल वर्जन नहीं था। फाइनल वर्जन कब होगा? ताकि उसके देखो, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसमें कुछ लोग थे, उनके पास भी कुछ डिफरेंट ओपिनियन थे, तो उनके आपस में ही एक डिबेट हुआ कि क्यों आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन पे रूल लाया, कोई भी एक नया लॉ लाया, उसको क्यों लाया गया, उसका फ्यूचर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है लोगों को। तो एक्चुअली वो डिस्कशन हुआ था। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम था उसके लिए थोड़ा डिले हो गया, और 26 जनवरी को 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, और उसी दिन से हम रिपब्लिक डे को भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। यहाँ पे जितनी भी रूल है, बेसिक लॉ है, सुप्रीम लॉ है ये इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा गया है हर एक नागरिक को फॉलो करना चाहिए, हर एक गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट का जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो उसको भी फॉलो करना चाहिए, या फिर जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है उनको भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद देखो, इट इज टू बी नोटेड दैट इंडिया वॉज गवर्नड in accordance with the provisions of the Government of India Act 1935 between the period 15 August 1947 to 26 January 1950। देखो, हमें तो आजादी मिल गई थी 15 अगस्त को, लेकिन तब तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हमारा जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आया वो आया 26 जनवरी 1915 को। तो ये जो 3 साल का आप डिफरेंस मान सकते हो, ये
यहाँ पे भी तो रूल चाहिए ना कुछ इंडिया को चलाने के लिए। तो ये क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश ने लाया था, इसी के अकॉर्डिंग इंडिया को चलाया गया इन 3 साल। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही पूरा इंडिया को चलाया जा रहा है। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही पूरे इंडिया को चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। एक्चुअली आइडियल्स का मतलब क्या है? आइडियल्स का मतलब है कि प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा वैल्यूज है। ठीक है, देखो सबसे पहले द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे तो सबसे पहले आपको ये चीज मिलेगा, प्रियम्बल। आप कहीं भी देखा आपने, आपका जो टेक्स्ट बुक है आप देखना, वहां पे पहले जो पेज होता है, 1-2 पेज के बाद वहां पे कॉन्टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं। जैसे ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर, उसके बाद हिस्ट्री के 3 चैप्टर, उसके बाद जियोग्राफी के 3 चैप्टर, ऐसे कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। तो प्रियम्बल आप मान सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्टेक्स्ट ही है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली इन द प्रियम्बल of the Indian Constitution, the main feature, viz. Ideals and objectives of the Constitution have been described. तो ये जो प्रियम्बल है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, आपने देखा होगा ये। ठीक है, तो इस पे जो कुछ भी लिखा गया है वो आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का लाया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल्स क्या है, उसका वैल्यूज क्या है। तो ये सब कुछ आपको प्रियम्बल में ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दैट इज वाई द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज द सोल, कंसाइंस एंड द थ्रेशोल्ड एंड द की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसीलिए प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला जाता है, सोल, आत्मा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। ये जो टर्म है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, इस टर्म का अलग अलग का मीनिंग क्या है। उसके बाद कंसाइंस दैट मीन्स आपके जो अंतरात्मा का जो आवाज, उससे बोलते हैं कॉन्साइंस। ठीक है, कि प्रियम्बल में लिखा गया है कोई काम हमारे लिए इथिकल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद थ्रेशोल्ड दैट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन का एंट्रेंस है। ठीक है, एक्चुअली ये जो टर्म है थ्रेशोल्ड, ये आपने देखा होगा, जब हाउस में आप एंट्री करते हो तो नीचे जो आपका एंट्री पॉइंट में होता है ना, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। दैट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन का एंट्री पॉइंट है, प्रियम्बल एंड कीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज है, इथिकल डायरेक्शन है, उनको समझने के लिए पहले हमको प्रियम्बल समझना होगा। ठीक है, बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड मेंशन्ड इन द प्रियम्बल बेयर आइडियल्स, फिलोसफी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल में जो भी वर्ड है, जैसे आपने ये पिक्चर पे देखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा गया है। ये एक्चुअली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ये क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे। तो ये हर एक वर्ड, इसका एक मीनिंग होता है और ये दर्शाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, उसका फिलोसफी क्या होगा, उसका आइडियल्स, प्रिंसिपल्स क्या होगा। ठीक है, एवरी वर्ड in the preamble which begins with the word we the people of India bear certain meaning and ideal। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ब्लर होगा, एक्चुअली मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले लिखा है we the people of India, इसका भी कुछ मीनिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल में लिखा गया उसका मीनिंगलेस है, सब हर एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है। With the word we the people of India in the preamble of the Constitution, its maker made it crystal clear in definite terms that the actual authority of the Constitution is the Indian people themselves। तो यहाँ पे जो लिखा गया है we the people of India, इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? इंडिया के लोगों के पास है। दैट मीन्स ये आपको समझना चाहिए कि इंडिया में जो पीपल है वो ही पावरफुल है। हम रूल करेंगे और हम जिसको भी इलेक्ट करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ही है, इसलिए इन पे लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इट बिलोंग्स सोलली टू देम। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सोलली हमारे लिए है, इंडियन पीपल के लिए है, एंड दे आर द मेन फोर्स बिहाइंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जो इंडियन पीपल है वो ही मेन फोर्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए इंडियन पीपल ही सुप्रीम है।
ठीक है, दैट मीन्स ये जो टर्म है ये आपको समझ में आ गया होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन सोलली हमारे लिए है। इसमें जो आइडियल्स है, इसमें जो फिलॉसफी है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे लिए ही है और हम ही है जो ये कॉन्स्टिट्यूशंस को ग्रेट बना सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका चैप्टर का पहला पार्ट खत्म हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, जो आपका जो प्रियम्बल मैंने समझाया, प्रियम्बल में हर एक वर्ड का मीनिंग है और हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।